जारी किए गए। बताते चले कि ईडी ने पूर्व मंत्री को 29 फरवरी को पेश होने का फरमान जारी किया है। इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। धनराज हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। धनराज से हम जानना चाहेंगे, धनराज बताइएगा, जो अब मुश्किलें जो है वो हरक सिंह रावत की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या है ये पूरा मामला? कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत और इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ईडी की छापेमारी उनके घर पर की गई और तमाम जो दस्तावेज है वो ईडी अपने साथ ले गई थी। लेकिन वहीं अब देखिएगा कि हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने का समन जारी किया गया है, तो वहीं उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई, उनको भी 7 मार्च को पेश होने का समन जारी किया गया है, क्योंकि जो पूरा मामला है उस समय हरक सिंह रावत और मंत्री थे, उस समय पाखरो रेंज में अवैध कटान किया गया था, यानी कि 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। उसी मामले को लेकर कहीं न कहीं ईडी की छापेमारी भी लगातार हरक सिंह रावत के घर से की गई थी और अब एक समन जारी उनको किया गया है और उनको ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि इसमें अब राजनीति भी कहीं न कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं उन पर ईडी का छापा कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से लगवाया जाता है। जी धनराज बताएगा, जिस तरीके से हरक सिंह रावत को यहाँ पर 29 फरवरी को समन जारी किया, वहीं पर इनकी बहू अनुकृति गोसाई को भी 7 मार्च को पेश होने को कहा गया है, क्या वो भी इनके साथ इन्वॉल्व पाए गए थे इस अवैध पेड़ों के काटने के मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरी ईडी की तरफ से जांच चल रही है पूरे परिवार की चल रही है और परिवार के साथ साथ जो अधिकारी स्टैंड पे वन विभाग में मौजूद थे उनकी भी कहीं न कहीं जांच चल रही है, क्योंकि कई वन अधिकारी भी इसमें शामिल है और उनकी बहू भी इस पूरे मामले में शामिल है, इसलिए उनको भी समन जारी किया गया है। और अब हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने का समन जारी किया गया है, तो वहीं जो बहू है उनकी अनुकृति गोसाई, उसको 7 मार्च को पेश होने का निर्देश यानी कि समन ईडी की तरफ से दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या दोनों ही नेता, क्योंकि दोनों ही नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और अब देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस पर क्या बयानबाजी करते हैं और क्या हरक सिंह रावत और उनकी बहू ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके से उनके साथ साथ उनकी बहू को भी यहाँ पर ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और देखने वाली बात ये होगी क्या वो अब ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन पर अगर हम बात करेंगे तो पाखरो रेंज में 6000 पेड़ काटने का इन पर आरोप लगाया गया है। वहीं पर इनके घर पर पहले भी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो छापेमारी है वो पहले भी इनके घर पर देखने को मिल चुकी है। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंची अलका लांबा ने कहा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों में महिला अपराध बढ़ते हुए नजर आए। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी और नारी न्याय सम्मेलन यात्रा कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की जो नारी न्याय के साथ यात्रा चल रही है उसके बारे में कहा कि उसमें 5 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय है। गांधी जी का नारी न्याय के नारे के साथ जो यात्रा चल रही है उसमें 5 बिंदु हैं, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय पर बात है। हम उसमें भागीदारी न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रहे। ये अन्याय है, ये धोखा है महिलाओं के साथ। लागू हो जाता तो 24 के इन्हीं लोकसभा चुनाव में 180 बहनें देश के चुनाव में लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, जिससे वंचित रखा गया है। महिला अपराध को लेकर अंकिता भंडारी का मामला हो, बिल्किस बानो के साथ अन्याय की बात हो, साक्षी मलिक की बात हो, बीएचयू की बेटी की बात हो, सब बातें आज हमने एक पोस्टर जारी किया है कि अपराधी को सत्ता का संरक्षण ही नहीं प्राप्त, अपराधी सत्ता का भागीदारी है, इसलिए बेटियां न्याय से दूर हो रही है। सो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए
हम लोगों ने महिला कांग्रेस में लीगल सेल, जितनी भी महिला हमारी वकील है उनको जोड़ रहे हैं। फ्री कानूनी सलाह देने का काम, फ्री का वकील मुहैया कराने की, इनके मामलों में पुलिस में एफआईआर नहीं है, चार्जशीट नहीं है, कानून कोर्ट में चक्कर काटना है, कानूनी वकीलों की बात हो, आर्थिक सहायता की बात हो, वो सब हम आज चर्चा करके इन पीड़ित बहनों से अब उत्तराखंड के हर जिले में आज से नारी न्याय सम्मेलन होंगे। हर जिले में नारी न्याय यात्राएं शुरू करने वाले। मकसद है इस यात्राओं के माध्यम से पीड़ितों के घर तक, दरवाजे की दहलीज तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी हिम्मत बनना और उनकी न्याय का हक मिलने तक लड़ाई में खुद को शामिल करना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस जल्द महिला न्याय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस महिलाओं से जुड़े हुए अत्याचारों को लेकर आम जनता के बीच में लेकर जाएगी। वहीं पर कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यक्रम नहीं है और जो भी कार्यक्रम करती है वो नकल के रूप में करती है। कांग्रेस का जो मुख्य काम था वो उनको करने में विफल रही है। नारी न्याय जो है वो, देखिए, कांग्रेस नकल के आधार पर कार्यक्रम श्रृंखला तैयार कर रही है। अपने कोई कार्यक्रम कांग्रेस पास नहीं है और चुनाव के समय पर वो सब प्रकार के कार्यक्रम लेंगे, लेकिन जनता उनके द्वारा जो उनकी मूल भूमिका थी वो थी मुख्य पक्षी के रूप में प्रदेश के उन बिंदुओं को सरकार के सम्मुख रखना, विधानसभा में अपने विषय रखना। उसमें नाकाम सिद्ध हुई है। जिन बिंदुओं की चर्चा वो आज कर रहे हैं वो सारे जो कार्य हो रहे हैं अच्छे कार्य को विरोध करने का ही केवल कांग्रेस का एजेंडा आज की तारीख में रह गया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने संबंधित एक नया सूत्र निकाला है, जिसके तहत लोकसभा में अकेले भाजपा पार्टी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर भी पार्टी के पक्ष में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया। उत्तराखंड में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 50 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई। भाजपा से पौड़ी के लोकसभा प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने जानकारी देते हुए बताया है कि भाजपा ने अपना लक्ष्य खुद निर्धारित किया है। पूरे उत्तराखंड में बूथों की रचना बन चुकी है और चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से, अगर बात करेंगे, फिजिकली और मेंटली तैयार हैं और कार्यकर्ता कश्मीर में धारा 370 के वाक्य को आंकड़े के रूप में बदलकर पार्टी को 370 सीटें गिफ्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करती है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 370 जब हमें कश्मीर से धारा हटाई थी तो उसके उपलक्ष्य में कश्मीर को ही हमें गिफ्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 सांसद संसद में बैठे। इसका हमारा जो प्रधानमंत्री जी हमको आह्वान किया है उस आह्वान को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है और हम बूथ स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर में बूथों की रचना बनी है, बूथों की कमेटियां बनी है, बूथों में पन्ना प्रमुख हमारे तय हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं और उनका रचना बन चुकी है। हम मतलब एक तरह से पूरी तरह से चुनाव में हम पहले ही मेंटली, फिजिकली तैयार थे, मेंटली भी तैयार होते हमारा कार्यक्रम। भाजपा ने लोकसभा चुनाव समिति ने चुनाव पर घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को दायित्व सौंपा है। नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राज्यपाल सांसद नरेश बंसल बनाया गया। वहीं पर समिति में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और सह संयोजक आदित्य कोठारी, खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायिक मामले और चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख के रूप में संजय गुप्ता और सह प्रमुख जयवर्धन कांडपाल होंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के बाद पुलिस द्वारा की गई धरपकड़ जारी है। बता दें कि पुलिस ने अब तक, अगर बात करेंगे,
तो 80 लगभग दंगइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीना ने बताया कि 3 एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसके आधार पर दंगा और आगजनी में सम्मिलित दंगइयों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक लगभग 80 दंगइयों को जेल भेज दिया गया है। जो उपद्रव हुआ था उसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हुई थी। तीनों एफआईआर में जो है हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। जो सबसे पहले वाली एफआईआर है जिसमें थाने के ऊपर हमले के मामला और पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल बम और गोलीबारी का जो मामला है, उसमें आज 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अयाज अहमद एक अभियुक्त जो है नामजद अभियुक्त है, आज इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही जो नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर जो हमले का मामला था उसमें एक गिरफ्तारी आज उसमें हुई। इस तरीके से अब 4 गिरफ्तारियां हुई है। अब तक ये सारे प्रकरण में 78 गिरफ्तारियां हो चुकी। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। एक छोटी सी 10 रुपए और 100 रुपए के स्टॉप पर बेचा जा रहा है। वहीं पर इन सभी की जांच के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। लिहाजा प्रशासन एक कमेटी बनाकर ऐसी सभी सरकारी जमीनों की जांच कर रहा है जिसे खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि न्यायालय में भी एक याचिका विचाराधीन है जिसमें सरकारी भूमि को स्टॉप करने और बेचने के मामले सामने आए हैं। इस पर जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जिसमें की जांच की जा रही है। वहीं पर बता दें कि हल्द्वानी शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी अगर इस तरीके के कोई तथ्य सामने आएंगे तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुरू कर रहे हैं और क्या कुछ सामने आ रहा है? पहले देखिए, इसमें एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें नगर निगम राजस्व के अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं। और जो ये 100 रुपये के स्टाम्प पे या 200 रुपये के स्टाम्प पे ज़मीनों के खरीद का मामला है, इसको कमेटी के द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर इस शहरी क्षेत्र के बाहर भी अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। पेड़ काट के कई बार हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया लेकिन हमारी कहीं पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम मजबूर हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन होगा हमारा एक बहुत व्यापक स्तर से होगा यदि हमारी जो समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं हुआ तो। नगर में जोशी मठ की तर्ज पे ही मकान टूटी हुई है। कई समय से लोग जिलाधिकारी जी के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, शासन के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु कुछ भी लोगों को हासिल नहीं हो पा रहा है। हमारा शासन से ये कहना है कि जोशी मठ की तर्ज पे गोपेश्वर के जो मकान है उनका भी मुआयना होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए और जोशी मठ की तर्ज पे उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका भी विस्थापन होना चाहिए। देवप्रयाग विधानसभा के मल्लेथा क्षेत्र में हमलावर गुलदार ने उप प्रभागीय वन अधिकारी को 2 वन कर्मियों पर भी हमला कर उन्हें घायल किया है। बता दें कि गुलदार के इस हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका है। बता दें कि गुलदार खुलेआम घर में घुसने से लेकर आवासीय बस्तियों के इर्द गिर्द दौड़ने लगा है और एक के बाद एक हमले करने लगा है और इसके बाद अब वन विभाग के अधिकारियों पर भी यहां पर उसके द्वारा हमला किया गया। घायल उप प्रभागीय वन अधिकारी और 2 अन्य वन कर्मियों को बेस अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन गुलदार को मार गिराने का संघर्ष अभी जारी है। इमरजेंसी विभाग में ही खड़ा हुआ हूँ और एसडीएम मैडम की मेरे पास सूचना आ गई थी कि मल्लेथा क्षेत्र में गुलदार ने अटैक कर दिया है। हमारे पास एक तो सुबह आ गए थे जिनको मामूली चोटें थी तो उनका प्राथमिक उपचार करके वो जा चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में हमारे पास इमरजेंसी में 2 पीड़ित लोग हैं जिन पे अटैक हुआ है। तो हमारी टीम ने पूरा उनका परीक्षण कर लिया है, सदरी विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है, ऑर्थो विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है और उनकी स्थिति स्थिर। हाँ, दोनों का एक का तो हम जो है सीटी एब्डोमेन और सीटी थोरैक्स के लिए हमने भेज दिया है। अब सीटी स्कैन में देखते हैं क्या फाइंडिंग आती है। देख रहे थे कि किसी न किसी महिला पे या फिर किसी अनजान बच्चे पे वो हमला कर दे रहा था। उसका अभी तक फिलहाल तो एक बाघ पकड़ा गया, अभी 2 और हैं। मैं निश्चित तौर पे मैं वन विभाग की टीम को चाहता हूं कि उन 2 बाघों को भी वो पकड़े। आग के साथ हम लोगों ने जंग की, हमारे कर्मचारियों ने भी, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भी, और मैंने पहली बार देखा है
कि लाइव में बाघ किस तरीके से हमला करता है, और मैंने देखा किस तरीके से बाघ ने एसडीओ को फेंका और कितने तेजी से उन्हें घायल किया। तो मैं पूरी वन विभाग की टीम को बधाई देता हूँ, प्रधान जोगे, अपने प्रवीण जोगे, बहुत सारे लड़के, ये सब अपनी जान को जोखिम में डाल के हम खड़े थे और हम तब भी लड़ रहे, आप भी देख रहे थे कि मगर ये 2-3 घंटे का जो संघर्ष रहा तो अंततः जो बाघ जो है को हमने समाप्त कर दिया है और क्षेत्र में जो दहशत थी वो दहशत समाप्त, क्योंकि कल से मैं बहुत परेशान। तो चलिए उत्तराखंड की इस खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।